गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो हमारा चैप्टर था कोशिका से रिलेटेड, अर्थात कोशिका के जितने भी भाग जो थे, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, कोशिका द्रव्य है, कोशिकांग है, उसके बाद में केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक द्रव्य है, क्रोमेटिन, गुणसूत्र, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। या तो इसी का भाग मान सकते हैं अपन क्योंकि है कोशिका से रिलेटेड ही। तो कोशिका विभाजन नेक्स्ट जो हमारा है वो है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो जब कोशिका संपूर्ण वृद्धि हो चुकी होती है तो कोशिका जो है विभाजित होकर एक कोशिका से दो या अधिक कोशिका बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन कहलाती है। अर्थात कोशिका विभाजित होकर वृद्धि करती है कोशिका विभाजन के द्वारा, या कोशिका नई कोशिकाओं का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन द्वारा होता है। जीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा होता है। तो जीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण जो है विभाजन, ये जीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण जो है कोशिका विभाजन द्वारा होता है। तो जैसे ही कोशिका विभाजित होती है, कोशिका विभाजन के द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये पुत्री कोशिकाएं वापिस क्या कर देती हैं? वृद्धि करती है। वृद्धि करने के बाद में जैसे उनमें पूर्ण वृद्धि हो चुकी होती है तो यहाँ पर फिर से उनमें कोशिका विभाजन होता है, फिर नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन जो है वो कितनी विधियों द्वारा हो सकता है? अगर अपन दो विधियों द्वारा, या तो समसूत्री विभाजन हो सकता है या अर्धसूत्री, तो अभी बात करेंगे। उसके बाद में अगर पादप और जंतुओं में बात करते हैं तो पादपों में जो विभाजन जो है कुछ स्पेसिफिक कोशिकाओं में होता है। पादप में कोशिका विभाजन कुछ विशेष ऊतकों या ऊतकों में ही होता है। अर्थात जो सभी कोशिकाएं जो है उनमें विभाजन नहीं होता है, तो जिनमें विभाजन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? विभज्योतक। पादपों में तो विभज्योतक जो है, विभज्योतक की कोशिकाओं, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में ही विभाजन होता है। तो ये लगातार विभाजन होता रहता है विभज्योतक में, और विभज्योतक आगे विभेदन होके और क्या बनाता है? स्थायी ऊतक। अर्थात विभज्योतक के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? विभज्योतक जो नई कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है, वो नई कोशिकाएं धीरे धीरे वृद्धि करती है, और वृद्धि करने के बाद में उनमें विभाजन की क्षमता खो देती है, तो उससे किसका निर्माण होता है? स्थायी कोशिकाएं या अन्य जितनी भी कोशिकाएं होती है उन सभी कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? विभज्योतक से होता है। तो यहाँ पर जो संपूर्ण जीव जो होते हैं, जीव जगत की बात करते हैं, तो सभी कोशिका या सभी जीवों में अपना जीवन चक्र जो प्रारंभ होता है वो एक कोशिका से ही होता है। अर्थात सभी जीव जो है एक कोशिका से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, फिर एक कोशिका, दो कोशिका, इस तरीके से संख्या बढ़ती जाती है। तो जैसे मान लो कि अगर बात करते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक, ये नर युग्मक है और एक होता है मादा युग्मक।
उच्च जीवों की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों मिल जाते हैं और मिलने के बाद में एक कोशिका बनती है, अर्थात ये अगुणित होगा और ये भी क्या होगा, अगुणित होगा। दोनों मिलकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है यहाँ पर 2n, और इसे क्या कहा जाता है, युग्मनज। और ये युग्मनज एक कोशिका है। इसी एक कोशिका के विभाजन से ही किसका निर्माण होगा, संपूर्ण जीव का निर्माण होता है, पूर्ण विकसित। अभी नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ आए हैं, ये जनन कोशिका जो होती है, जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है। अब देखो इनका निर्माण कहाँ से होगा, लैंगिक कोशिका है, जनन कोशिका जो होती है, जनन कोशिका, और इन जनन कोशिकाओं में विभाजन होगा, और विभाजन होने से क्या बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अर्थात नर के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा और मादा के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होगा। जनन कोशिकाओं में विभाजन होगा, और विभाजन भी यहाँ पर कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या, उच्च श्रेणी की जीवों की बात करते हैं अपन, तो उच्च श्रेणी के जीवों में जनन कोशिका विभाजित होती है, नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक, फिर दोनों मिलकर फिर कोशिका बना देती है, और फिर कोशिका बनने के बाद में युग्मनज एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका है, और इस एक कोशिका में लगातार विभाजन होंगे, विभाजन के द्वारा संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से आगे जो विभाजन होंगे वो फिर समसूत्री विभाजन होंगे, और समसूत्री विभाजन होने से संख्या बढ़ती जाती है, और फिर ऊतक का निर्माण होगा, ऊतक से अंग का निर्माण होगा, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होगा, और सभी अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये कोशिका विभाजन जो है होता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो उसके बाद में अब देखो यहाँ पर कोशिका विभाजन हो गया, तो कोशिका जैसे ही अपन ने पहले भी बात की, जो कोशिका द्रव जो होता है केंद्रीय द्रव्य सूचकांक, तो यहाँ पर अब कोशिका विभाजन से लेकर पुनः कोशिका विभाजित होने तक की जो प्रावस्था या जो समय जो है, तो जो कोशिका का वो है उसे क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र कहा जाता है। तो अगर नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर, वो है कोशिका चक्र की। और क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में वो बता रहा हूँ, कोशिका चक्र। तो कोशिका के निर्माण से लेकर, तो कोशिका चक्र क्या हो जाएगा, कोशिका के निर्माण से लेकर उसका पुनः विभाजन तक की प्रावस्थाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। अर्थात जो कुल समय जो लग रहा है, एक कोशिका का निर्माण हुआ, निर्माण के बाद में उसका पुनः विभाजन हुआ। सपोज करो एक कोशिका यहाँ पर, इसका ये पीछे कोशिका, इसमें विभाजन हुआ, और विभाजन होने से ये क्या बन गई, दो कोशिका बन गई। अब यहाँ से लेकर ये नई कोशिका बनी, तो यहाँ से लेकर ये पुनः विभाजन करेगी। अब विभाजन करने तक का ये संपूर्ण प्रक्रिया जो, तो देखो ये इसके निर्माण हुआ यहाँ से, और निर्माण से लेकर आगे जब इसका पुनः विभाजन हो गया, नहीं हो गया, तो ये संपूर्ण प्रावस्था जो है यही क्या कहलाएगी, कोशिका चक्र कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी, कोशिका चक्र, जिसमें इसकी निर्माण प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, उसके बाद में विभाजन प्रावस्था सारी आती हैं। तो यहाँ पर जो है, जो इस कोशिका चक्र जो है इसको दो प्रावस्थाओं में बांटेंगे, एक जो है अंतरावस्था, और दूसरी जो है वो क्या हो जाएगा, विभाजन प्रावस्था। जो कोशिका चक्र हम पढ़ेंगे, तो इस कोशिका चक्र जो है इसमें क्या करेंगे, एक तो अंतरावस्था हो जाती है जिसमें कोशिका, और एक जो है वो हो जाती है विभाजन प्रावस्था। तो यहाँ पर जो है ये किसके प्रकार है, अंतरावस्था की बात करते हैं। तो कोशिका चक्र जो है, तो कोशिका के निर्माण से लेकर उसकी पुनः विभाजन तक का जो समय है या प्रावस्था जो है वही क्या कहलाएगी, कोशिका चक्र कहलाएगी। और इस कोशिका चक्र को कितने भागों में बांट देंगे, दो भागों में। एक होती है अंतरावस्था और दूसरी होती है विभाजन प्रावस्था।
अंतरावस्था में क्या किया जाता है कि जो कोशिका जो है अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है या वृद्धि करती है अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए संपूर्ण तरीके से क्या कर देती है, तैयार करती है। तो अंतरावस्था जो है इसको अपन कितने भागों में, 3 प्रावस्थाएं जो बांटेंगे, एक जीवन प्रावस्था, एक एस प्रावस्था और तीसरी G2 प्रावस्था। जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था जो है ये तीनों किसका भाग है, अंतरावस्था का ही भाग होते हैं, अर्थात 2 विभाजनों के बीच की अवस्था है। क्योंकि ये जब कोशिका विभाजित होकर हुई, यहाँ पर ये विभाजन हुआ नहीं हुआ, तो इसके विभाजन से पहले कौन सी प्रावस्था से गुजर के आई है, ये विभाजन प्रावस्था से। अगर अपन बात करें यहाँ पर अंतरावस्था जो है, अंतरावस्था अंतर कर रही है, देखो ये कोशिका है, तो इस कोशिका का निर्माण जैसे ही होता है तो इसमें कौन सी अवस्था आएगी, अंतरावस्था आएगी, नहीं आएगी। एक मिनट, दूसरी बात, ये अंतरावस्था विभाजित होकर विभाजन के बाद में ये विभाजन प्रावस्था आ जाएगी। यहाँ विभाजन प्रावस्था के द्वारा कितने भागों में बढ़ जाएगी, 2 भागों में। उसके बाद में फिर इसमें कौन सी अवस्था आएगी, अंतरावस्था आएगी, नहीं आ जाएगी। तो ये अंतरावस्था के, अर्थात अंतरावस्था क्या, 2 विभाजन प्रावस्थाओं के बीच का जो समय है वही क्या कहलाएगा, अंतरावस्था कहलाएगा। क्योंकि पहले अंतरावस्था, फिर विभाजन प्रावस्था, फिर अंतरावस्था, फिर, अर्थात 2 विभाजनों के बीच का जो टाइम जो है वो क्या कहलाएगा, अंतरावस्था कहलाएगा। तो यहाँ पर अंतरावस्था में जो है जो कोशिका क्या करती है, वो अपने आप को विभाजन के लिए क्या कर देती है, तैयार करती है। कोशिका चक्र की बात करते हैं यहाँ पर। तो कोशिका चक्र जो है, तो संपूर्ण कोशिका, अर्थात एक कोशिका के विभाजन से लेकर उसके पुनः विभाजन तक का जो समय है वो क्या कहलाएगा, कोशिका चक्र कहलाता है। तो कोशिका चक्र की बात करते हैं तो एक कोशिका के विभाजन से लेकर एक कोशिका के विभाजन से लेकर उसका पुनः विभाजन तक के समय को या प्रावस्था जो होती है कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र कहते हैं। तो एक कोशिका का निर्माण हुआ, निर्माण से उसका पुनः विभाजन हो गया और विभाजन से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण जब हो जाता है तो उस पूरे टाइम को ही क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र कहा जाता है। तो सबसे पहले नई कोशिका का निर्माण होगा यहाँ पर, फिर ये नई कोशिका जो है ये इसका केंद्रक हो जाएगा। ये नई कोशिका में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पर ये जो वृद्धि प्रावस्था होगी नहीं होगी, ये जो कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करेगी और इस वृद्धि प्रावस्था के बाद में जो एस प्रावस्था आएगी, इस एस प्रावस्था में कोशिका क्या कर देती है, डीएनए का निर्माण करती है। तो डीएनए की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो यहाँ पर जो है संख्या बढ़ेगी, प्रोटीन का निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण होगा। उसके बाद में फिर क्या होती है, कोशिका जो वृद्धि प्रावस्था जो है और बड़ी हो जाती है कोशिका, और ये अब विभाजन के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी है। कौन, कोशिका। और जैसे विभाजन के लिए पूर्णतः तैयार हो जाती है और विभाजन प्रावस्था के आधार पर जो हम बांटेंगे कोशिका विभाजन को, तो ये जो है विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। तो या तो समसूत्री विभाजन हो सकता है या अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है। तो ये केंद्रक के विभाजन के आधार पर जो विभाजन होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, या तो समसूत्री या अर्धसूत्री या असूत्री विभाजन हो सकता है। तो समसूत्री विभाजन जो होगा तो उसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या किसके समान होगी, मातृ कोशिका के समान होगी।
और अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। तो ये निर्माण हुआ कोशिका का, उसके बाद में ये जीवन प्रावस्था, ये एस प्रावस्था और ये G2 प्रावस्था। तो ये जो संपूर्ण समय जो है ये कौन सी प्रावस्था का है? अंतरावस्था का। अगर बात करते हैं कोशिका चक्र की अंतरावस्था, तो इस अंतरावस्था को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांट दिया। एक जीवन प्रावस्था, तो इस जीवन प्रावस्था में कोशिका पोषण ग्रहण करके अपने आप को वृद्धि करती है, या ये कोशिका क्या कर देती है? वृद्धि करती है। इसमें जितने भी कोशिकीय पदार्थ उपापचय की क्रिया क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और कोशिका क्या कर देती है? पोषण ग्रहण करती है और वृद्धि करती है। एस प्रावस्था में क्या होता है? सिंथेसिस प्रावस्था, इसमें नए डीएनए का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो डीएनए का निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, एमआरएनए का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन पीछे से होता है, तो कोशिका विभाजन होने से गुणसूत्रों की जो मात्रा जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वापस से इसकी जो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर केवल जो क्वांटिटी जो है उसमें फर्क पड़ेगा। क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में फिर G2 प्रावस्था होगी। तो G2 प्रावस्था में इसमें कुछ प्रावस्था जैसे डीएनए का निर्माण जो चल रहा था वो बंद हो जाता है यहाँ पर, और परंतु प्रोटीन का निर्माण, एमआरएनए का निर्माण ये चल रहा होता है। उसके बाद में पोषक पदार्थ भी ग्रहण किए जाते हैं, कोशिका आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। अब जाके यहाँ पर ये विभाजन प्रावस्था, ये अंतरावस्था जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में चालू होगी विभाजन प्रावस्था। और विभाजन प्रावस्था के आधार पर ही कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का या 3 प्रकार का। एक जो आसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री आसूत्री विभाजन, दूसरा होगा अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, और तीसरा होगा अर्धसूत्री विभाजन। तो ये विभाजन प्रावस्था के आधार पर कोशिका विभाजन कितनी प्रावस्थाएं हो गई? 3 प्रकार का हो गया, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो अपन इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर जो विभाजन प्रावस्था जो होती है इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में बांटा जाता है। तो अगर देखा जाए तो जैसे मान लो ये कोई कोशिका का संपूर्ण समय जो है, और इस संपूर्ण समय में अब कोशिका का जो अधिकतम जो समय है, तो कोशिका का जो अधिकतम जो समय है ये समय तो किस में गुजर रहा है यहाँ पर? तो ज़्यादातर जो समय है वो किस में? ये अंतरावस्था है। और इस अंतरावस्था जो है तो यहाँ से लेकर ये पूरा टाइम किस में? लगभग अंतरावस्था में ही गुजरता है। और अंतरावस्था को किस में बांटा जाता है? 3 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है, जीवन, G2 और जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। तो यहाँ पर जो ये जो संपूर्ण समय जो है ये कौन सी प्रावस्था का? अंतरावस्था का है। और इस अंतरावस्था जो है इसमें जैसे ये अधिकतम जो समय जो है हमारा वो किस में जाएगा? एस जीवन प्रावस्था में। उसके बाद में कुछ समय जो है लगेगा एस प्रावस्था में, और उसके बाद में तो ये जीवन प्रावस्था हो गई, ये एस प्रावस्था हो गई, और ये G2 प्रावस्था हो गई। तो ये तो कौन सी प्रावस्था हो गई? ये हो गई जीवन प्रावस्था, ये हो गई एस प्रावस्था, और ये हो गई G2 प्रावस्था। और ये संपूर्ण प्रावस्था जो है कहाँ से कहाँ तक की? ये जो है ये पूरा टाइम किसका हो गया? अंतरावस्था का। क्लियर? तो कोशिका का जो अधिकतम टाइम जो गुजरता है वो किस में गुजरता? अंतरावस्था में। अर्थात कोशिका को अपनी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा समय लगता है। अर्थात कोशिका जब विभाजित होगी उससे पहले क्या किया जाता है? कोशिका की तैयारी की जाती है।
अर्थात कोशिका पोषण का जो पोषक पदार्थों को ग्रहण करके वृद्धि करती है या अपनी क्वांटिटी जो कोशिका द्रव या और जो जितने भी पदार्थ जो हैं उन सभी पदार्थों को क्या होती है, बढ़ाती है, उपापचय की क्रिया बढ़ जाती है। तो ये जो प्रावस्था जो है ये कौन सी प्रावस्था है, अंतरावस्था। तो ये तो हो गई अंतरावस्था। और अंतरावस्था के बाद में ये जो समय बचता है ये बचता है विभाजन का। तो ये विभाजन में बहुत कम समय लगता है, ज़्यादा तो समय लगता है कोशिका का वो लगता है अंतरावस्था में। और विभाजन प्रावस्था जो है, इस विभाजन प्रावस्था को भी अपन दो भागों में बांटेंगे, एक केंद्रक का विभाजन और एक कोशिका द्रव विभाजन। तो जो कोशिका द्रव विभाजन जो है वो तो बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो ये जो है ये हो गया केंद्रक विभाजन और ये हो गया कोशिका द्रव विभाजन। केंद्रक विभाजन जो है तो इस तरीके से ये दो भाग बन गए यहाँ पर। और केंद्रक द्रव विभाजन जो है उसको भी अपन कितने भागों में, जैसे ये प्रोफेज हो गया, फिर मेटाफेज हो गया, फिर एनाफेज हो गया, फिर टीलोफेज हो गया, ये चार प्रावस्थाओं में बांट दिया जाता है। तो ये प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज, उसके बाद में एनाफेज, उसके बाद में टीलोफेज, ये चार प्रावस्थाओं में बांट दिया जाता है। तो ये तो हो गया यहाँ से लेकर, ये तो कौन सा हो गया, केंद्रक विभाजन बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं अपन केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन और ये जो समय हो जाएगा ये हो जाएगा कोशिका द्रव विभाजन। तो इस तरीके से केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन, और ये संपूर्ण प्रावस्था कौन सी हो जाएगी, माइटोसिस या विभाजन प्रावस्था हो जाएगी। तो विभाजन प्रावस्था, ये अंतरावस्था, ये क्या कहलाएगी, अंतरावस्था। तो यहाँ से लेकर कोशिका का ये जो है अंतरावस्था, ये क्या हो जाएगी, अंतरावस्था। कहाँ तक, यहाँ तक। तो ज़्यादातर जो समय लगता है कोशिका का वो किस में लगता है, अंतरावस्था। अंतरावस्था को तीन भागों में G1, S और G2 प्रावस्था में बांटा जाता है। उसके बाद में विभाजन प्रावस्था आती है। विभाजन प्रावस्था दो चरणों में पूर्ण होगी, एक केंद्रक विभाजन होगा और केंद्रक विभाजन को चार प्रावस्थाओं से होकर गुजरेगी। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। और उसके बाद में कोशिका द्रव विभाजन होगा। कोशिका द्रव विभाजन पादप कोशिकाओं में अलग तरीके से होगा और जंतु कोशिकाओं में अलग तरीके से होगा। अर्थात पादप कोशिकाओं में कोशिका पट विधि द्वारा क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजन होता है, और जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कोशिका खांच विधि के द्वारा क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजन होता है। तो इस विभाजन के आधार पर केंद्रक विभाजन जो होता है, इसी केंद्रक विभाजन के आधार पर कोशिका विभाजन को कितने भागों में या कितने प्रकारों में बांटा जाता है, तीन प्रकारों में बांटा जाता है। एक आसूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर। तो यहाँ पर जो जीवन प्रावस्था जो होगी, जीवन प्रावस्था में क्या होगा, कोशिका पोषक पदार्थों को ग्रहण करती है और पोषक पदार्थ ग्रहण करके ये आकार में क्या कर देती है, वृद्धि करती है और जो उपापचय की क्रिया बढ़ जाती है। यहाँ पर एस प्रावस्था में, यहाँ पर ये सिंथेसिस प्रावस्था है और सिंथेसिस प्रावस्था में किसका, यहाँ पर या इस प्रावस्था में डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन सभी का निर्माण होगा। तो मुख्यतः यहाँ पर जो अलग जो काम हो रहा है वो हो रहा है डीएनए का निर्माण, क्योंकि जो कोशिका पीछे से आई है, तो ये कोशिका कहाँ से आई है, ये कोशिका आएगी पीछे से, और पीछे से जब आती है तो ये कौन सी प्रावस्था से गुजरती है, केंद्रक विभाजन से। और केंद्रक विभाजन जब होगा तो वहाँ पर डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और डीएनए की मात्रा को पुनः बनाने के लिए एस प्रावस्था में नए डीएनए का निर्माण होता है। तो उसके बाद में फिर G2 प्रावस्था होती है, फिर कोशिका पोषक पदार्थ ग्रहण करती है, एमआरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण चल रहा होता है। ये सभी क्रियाएं किस में होगी, G2 प्रावस्था में। जैसे ही G2 प्रावस्था खत्म होती है उसके बाद में माइटोसिस प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था चालू हो जाती है। और विभाजन प्रावस्था में सबसे पहले होता है कौन सा विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन में होगा तो प्रोफेज होगी, फिर एनाफेज, फिर मेटाफेज होगी, फिर एनाफेज होगी, फिर टीलोफेज होगी।
क्लियर। तो इसके बारे में अब अपन कल नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो बात करेंगे समसूत्रीय अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में।